हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने देखा था कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या क्या डिफरेंसेस थे। ठीक है, तो अभी हमने बहुत बेसिक से डिफरेंसेस पढ़ लिए थे। आगे हम इसी को इंट्रोडक्शन और कंटिन्यू करेंगे। तो आगे का टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑलराइट, हमें पता है अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो मेल और फीमेल तो आएगा ही आएगा। थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत से ऐसे पार्ट इन्वॉल्व होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन को कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ मेन पार्ट्स को पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल वर्जन कवर करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ मेन पार्ट्स हैं, कुछ एसेसरी पार्ट्स हैं एंड कुछ ग्लैंड्स हैं। सिर्फ 3 कैटेगरीज में पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जो मेन पार्ट्स हैं उसमें आपके आते हैं टेस्टिस एंड स्क्रोटम। ठीक है, बिकॉज मेल रिप्रोडक्टिव सेल आपकी स्पर्म्स है और स्पर्म्स का फॉर्मेशन जहां हो रहा है ऑटोमेटिकली वो जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स में आते हैं आपके टेस्टिस एंड स्क्रोटम। ऑलराइट, एसेसरी ऑर्गन्स में आते हैं पेनिस, बिकॉज स्पर्म्स का तो डेवलपमेंट हो रहा है बट उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी कोई ऑर्गन चाहिए, तो वो ट्रांसपोर्टरी ऑर्गन आपका हो जाता है पेनिस। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं ग्लैंड्स। बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, उन ग्लैंड्स के बारे में हम डिफरेंटली पढ़ेंगे। ग्लैंड्स का काम क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? बेसिकली आपका जो स्पर्म है वो बहुत ही एक डेलिकेट सेल होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। उसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाना होता है तो उसे बहुत ज्यादा हाईली न्यूट्रिशियस होना जरूरी है, हाईली लुब्रिकेटिव होना जरूरी है और बहुत सारा उसमें चीजें मिक्स होनी चाहिए जिससे उसे इजिली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिले। तो ये सारा फ्लूइड जो भी चीजें उसमें ऐड होती हैं अदर देन स्पर्म, उन सब चीजों का मिक्सचर कहलाता है सेमेन, नॉट सिंगुलरली स्पर्म। ऑलराइट, सिर्फ स्पर्म नहीं कहते हम उसे हम सेमेन बोलने लग जाते हैं। कब? जब सेमेन में जो बहुत सारी चीजें हैं उनमें स्पर्म्स का एडिशन हो जाता है। ऑलराइट, चलिए, ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? आपको पता है जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी मैंने आपको बताया कुछ मेन पार्ट्स हैं, कुछ सपोर्टिव ऑर्गन्स हैं एंड कुछ ग्लैंड्स हैं। सेम यही चीज होती है आपको देखने को मिलती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कुछ मेन पार्ट्स हैं, मैंने आपको बताया उधर स्पर्म मेन सेल्स थी, तो आप आई गेस आप सबको पता ही होगा कि फीमेल में सबसे मेन रिप्रोडक्टिव सेल क्या है? ओवम है ना? ठीक है, ओवम है, तो ओवम जहां से प्रोड्यूस हो रहा है वो पार्ट सबसे मेन हो जाता है। तो हम ओवरीज को मानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन जो है ओवरी है। ऑलराइट, उसके बाद सपोर्टिंग ऑर्गन में आ जाते हैं आपके ओविडक्ट्स, वजाइना। ठीक है, ये सारे आपके सपोर्टिंग ऑर्गन्स हैं। उसके बाद आते हैं कुछ ग्लैंड्स जैसे मेमरी ग्लैंड्स वगैरह हैं जो एक प्रॉपर डिफाइन करती हैं किसी रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। क्योंकि आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट होते हैं वो न्यू जनरेशन होती है किसी सेम स्पीसी की और उसे नरिशमेंट की जरूरत होती है। तो नरिशमेंट की नीड को पूरा करने के लिए मेमोरी ग्लैंड्स का होना बहुत ही ज्यादा मस्ट है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह होती हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं कि अभी तो आपने देखा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है एंड अल्टीमेटली बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ये आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया गया है कि अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो उसके बाद क्या होगा। मैं आपको बताती हूँ, आप सब लोग जानते होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप सब एडोलसेंट स्टेज में हैं अपनी। ठीक है, जितनी भी फीमेल्स होंगी या गर्ल्स होंगी उन्हें ऑलरेडी अभी तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो चुकी होगी उनकी बॉडी में, बिकॉज आपकी बॉडी है डेवलपिंग स्टेज में है इस टाइम। ठीक है, तो व्हाई दिस मेंस्ट्रुएशन अकर्स, आपको शायद पता हो या नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं। आपकी जो ओवरी है वो हर मंथ एक एग रिलीज करती है। एक टाइम पर एक ही ओवरी फंक्शनल होती है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि फीमेल में 2 ओवरी पाई जाती हैं। ऑलराइट, एक होती है लेफ्ट ओवरी और एक होती है राइट ओवरी। ठीक है, तो एक टाइम पर या तो लेफ्ट ओवरी फंक्शनल होगी या एक टाइम पर राइट ओवरी फंक्शनल होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर एक मंथ में लेफ्ट वाली ओवरी ने एग रिलीज किया, ठीक है, उसके बाद उसे स्पर्म नहीं मिला या वो स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आया, तो उस एग का होगा क्या?
वो एग तो वेस्ट हो गया, ठीक है, बिकॉज एग का मेन काम है फर्टिलाइज होकर के नए बेबी का फॉर्मेशन करना, बट यहाँ तो उसे कहीं भी किसी भी तरीके से स्पर्म नहीं मिला, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये जो मेंस्ट्रुएशन फीमेल्स में आप में हो रहे हैं या फीमेल्स में होते हैं, वो इसी का रिजल्ट है। जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो ब्लड और सम मसल्स के फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि अब उस एग का हमारी बॉडी में कोई भी यूज नहीं रहता, ठीक है। आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं। सेक्सुअली हेल्दी होना एक डिफरेंट थिंग है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है, और हम ये बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना या सेक्सुअली हेल्दी होना क्या है। कभी कभी हम समझते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सिर्फ फीमेल को होना चाहिए, एक जनरल हमारा परसेप्शन है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको एक हेल्दी बेबी प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए मेल एज वेल एज फीमेल काउंटर पार्ट दोनों को ही सेक्सुअली एक्टिव और हेल्दी होने की जरूरत है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सिग्निफिकेंस यही है कि आपकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल है, रिप्रोडक्टिव एक जो पूरा आपके में एक चेन है, ये पूरी चेन बहुत ही हेल्दी वे में डेवलप्ड होनी चाहिए, तभी आप नए बेबी प्रोड्यूस करने में कैपेबल होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं, यहां तक पूरा आपका रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल और इसके जितने भी पार्ट्स थे, इसका मैंने इंट्रो दे दिया आपको, ये पूरा कवर हो चुका है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। अभी हमने ह्यूमन बींग्स का पढ़ लिया। मैंने आपको बताया था कि जब मैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ कवर कर लूंगी कंप्लीटली, देन वी विल गोइंग टू स्टार्ट एंड वी विल रीड अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो हियर इज द टॉपिक, एज यू कैन सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले हम ये समझते हैं, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट में, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि हमें अब फ्लावर के भी मेल एंड फीमेल पार्ट्स को पढ़ना है, ठीक है, उनके बारे में समझना है, कैसे सिचुएट होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या सब पार्ट्स होते हैं, एवरीथिंग, ओके, वी विल कवर एवरीथिंग। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्लावर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ह्यूमन बींग्स में भी देखने को मिलेगी और ये चीज आपको हर एक स्पीसी में देखने को मिलेगी कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म है या कुछ फ्लावर, जैसे हम फ्लावर की बात कर रहे हैं, कुछ फ्लावर होते हैं जो कि यूनिसेक्सुअल होते हैं एंड कुछ फ्लावर होते हैं जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं। इसका मतलब ये है, इन सम फ्लावर्स देयर आर ओनली one reproductive system or reproductive organs is present, and in bisexual we can see that both male and female reproductive organs are present, ठीक है। क्या समझ में आया? जब किसी फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम उस पर्टिकुलर फ्लावर को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। और यही केस आपको एनिमल्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है। किसी किसी एनिमल में मेल है वो मेल ही होगा, फीमेल है वो फीमेल ही होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या उस पर्टिकुलर फ्लावर को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल टाइप ऑफ फ्लावर, ठीक है। और जब इसी का उल्टा हो जाता है, इसी कंडीशन को हम रिवर्स कर दें, तो उस कंडीशन को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलने लग जाते हैं, ठीक है। यानी यहां पर मेल, मैं लिख भी दे रही हूं, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल बोथ, ऊपर का मैं रफ कर दे रही हूं। चलिए, समझ में आ गया आपको यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में। इन दोनों टाइप्स के बारे में जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इन दोनों टाइप्स पे ही डिपेंड करता है कि आगे होने वाला रिप्रोडक्शन कैसा है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमें पढ़ना क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ने के लिए ऑब्वियसली हमें इनके दोनों टाइप ऑफ ऑर्गन्स चाहिए, मेल एंड फीमेल। तो ये अलग अलग फ्लावर्स में भी हो सकते हैं और सेम फ्लावर में भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत से फ्लावर के स्पीसीज ऐसी हैं जो अलग अलग होते हैं और बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं जो कि एक में ही होती हैं,
फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं उन पार्ट्स के बारे में। ठीक है, उन पार्ट्स के बारे में जो फ्लावर के एक्चुअल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं, जिसमें कि एंड्रोशियम। ठीक है, व्हाट इज एंड्रोशियम? एंड्रोशियम इज ऑल्सो नोन एज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। Female reproductive part. All right. Androecium is also known as stamen and gynosium is also known as carpel. ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंड्रोशियम के सब पार्ट्स क्या होते हैं। एंड्रोशियम को भी हम 3 सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका होता है पॉलन ग्रेन या एंथर, जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन ही एंथर में होता है। एंथर के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज एंथर इज अ बायलोब्ड स्ट्रक्चर, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, कैसे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिटेल जब इस चैप्टर का रीड करेंगे तब पढ़ेंगे। एंथर, These are 3 parts in which androecium gets subdivided. ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं। एंथर में मैंने आपको बताया पॉलन ग्रेन, क्योंकि पॉलन ग्रेन जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मेन सेल थी स्पर्म्स, वैसे ही यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मेन जो पार्ट है वो है एंथर। और एंथर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर पॉलन ग्रेन है। ऑलराइट, फिलामेंट का काम कुछ नहीं है। फिलामेंट एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसके ऊपर एंथर सिचुएटेड होती है, और इसी के नीचे वाले पोर्शन को हम स्टॉक बोल देते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारा जाइनोशियम। ठीक है, व्हाट जाइनोशियम इज? जाइनोशियम इज ऑल्सो नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए लिखा हुआ है। जैसे हमने एंड्रोशियम को 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया, वैसे हम जाइनोशियम को भी 3 सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, and those parts are स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा ही वो पार्ट है जिस पर पॉलन ग्रेन आकर के लैंड करता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन जब एंथर से रिलीज किया जाएगा तो स्टिग्मा पे ही ये आकर के लैंड करेगा। स्टिग्मा एक्ट्स एज अ रिसेप्टिव ऑर्गन ऑफ जाइनोशियम। ठीक है, जैसे मैं आपको ये चीज बार बार ह्यूमन रिप्रोडक्शन से कंपेयर करके इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये 50% या 60% तक सेम है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको वैसी ही दिखेंगी यहाँ पर, बस पार्ट्स के जो नाम है वो चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज को, ये बहुत बेस्ट तरीका है पढ़ने का, अगर आप किन्हीं 2 टॉपिक्स को कोलैबोरेट करके या कंपैरिजन करके पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में वो ज्यादा टाइम तक रहता है। ठीक है, इसलिए मैं इसको बताते बताते आपको पिछला भी बता रही हूँ। इससे 2 बेनिफिट्स होंगे, पहली बात तो आपको याद रहेगा, दूसरी बात आपका रिवीजन हो जाएगा जो पीछे हम पढ़ चुके हैं उसका। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि वहां पर फिम्बरी कैच कर रही थी ना ओवम को, आपको बताया था, सबको याद होगा, जिसने लेक्चर्स ध्यान से सुने उन्हें याद होगा ऑब्वियसली। तो जैसे फिम्बरी का काम था ओवम को कैच करना, वैसे स्टिग्मा का काम है, क्या काम है? ठीक है, क्या काम है? कैच करना पॉलन ग्रेन्स को। अब स्टिग्मा के पास पॉलन ग्रेन आ तो गए, बट उसे ओवरी तक ट्रांसपोर्ट भी करना है, ऑब्वियसली करना है। जैसे वहां पर ओवम कैच करके ओविडक्ट के थ्रू उसे यूट्रस के पास ले जाया जा रहा था। ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब्स, आप कंफ्यूज मत होइएगा। सेम वैसे ही यहाँ पर ये काम स्टाइल करती है। ठीक है, स्टिग्मा ने पॉलन ग्रेन्स को कैच तो कर लिया, बट उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज डन बाय स्टाइल। ठीक है, और स्टाइल के बाद वो कहाँ जाता है? ओवरी में। थोड़ा सा ओवरी के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर ओवरी का काम सेम वैसा ही है जैसा हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था। ओवरी एग रिलीज करती है, पॉलन ग्रेन आता है, फर्टिलाइजेशन होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं, उसके बाद
जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर्स आई मीन जो भी चीजें प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट बनना होता है वो हमें मिल जाता है, ठीक है। So this is all about your androecium and gynoecium, which are the main reproductive organs of the sexual reproduction in flowering plants. Now we are moving to our next and very important topic, that is pollination. Why it is very important? Because if pollen grains get not transferred to the desired part of the flower, then होगा ही नहीं, पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब किसी दो पार्ट पर कोई इंपॉर्टेंट चीज सिचुएटेड है और उन दो पार्ट की मीटिंग से किसी थर्ड चीज को बनना है, तो उन दो पार्ट की मीटिंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है। तो वो मेजर रोल है जो बीच की मीटिंग है वो किसके थ्रू हो रही है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की जो डेफिनेशन है उसी में आपको पूरा इसका रोल समझ में आ जाएगा। पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मैं लिख भी दे रही हूं, अगर आपको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप लोग प्लीज अगर कुछ नोट करना चाहें तो नोट करते चले, वीडियो पॉज करके। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ऑलराइट, क्या होता है? पॉलन ग्रेन को एंथर से लेकर के उसे स्टिग्मा के पास जाना, भेजना, और उसके बाद स्टिग्मा का स्टाइल के थ्रू उसे ओवरी तक पहुंचाना। ये हो गया आपका पॉलिनेशन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पॉलिनेशन के बहुत इंपॉर्टेंट दो टाइप्स हैं, एंड दीज आर सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जब किसी फ्लावर में अगर मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होंगे एक ही फ्लावर में, तो उन्हें तो कहीं जाना ही नहीं है। उन्हें किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग एजेंट की जरूरत नहीं है जो उस पॉलन ग्रेन को लेकर के दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर कर सकें। उन्हें नीड ही नहीं है, क्योंकि उन्हें दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट सेम फ्लावर में मिल रहे हैं, अवेलेबल हैं। ऑलराइट, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम बोल देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको कुछ डेली बेसिस वाले एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी, जिससे अगर आप चाहें तो आप खुद देख भी सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसे मैं प्लांट्स या फ्लावर्स बता दूंगी जिसमें आपको एंड्रोशियम और जाइनोशियम एक ही फ्लावर में मिल जाएगा। तो ऐसे फ्लावर की स्पेशलिटी ही यही है कि इन्हें पॉलिनेशन के लिए किसी पर्टिकुलर एजेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम जगह पर एंड्रोशियम एंड सेम जगह पर जाइनोशियम, तो उसे ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो दिस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? कोई प्लांट है, उसमें दो डिफरेंट जगह पर सिचुएटेड फ्लावर्स हैं। ऑलराइट, सपोज दैट दिस इज सम प्लांट, forgive my drawing please, suppose that this is some plant and एक फ्लावर यहाँ कहीं है, एक फ्लावर यहाँ कहीं है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक। और आपको इन दोनों फ्लावर्स में पॉलिनेशन होना है, सपोज दैट होना है, तो यहां से यहां पॉलन ग्रेन को आना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप ये हो गया, क्या हो गया कि सेम प्लांट है बट फ्लावर्स डिफरेंट हैं, ठीक है। एक टाइप ये हो गया। सेकंड टाइप क्या है? दो अलग अलग प्लांट्स हैं, मींस एक प्लांट यहां है और एक प्लांट यहां कहीं है, ठीक है। अब अगर यहां से पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर होना यहां, ठीक है, तो ये आपका सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन है। पहला क्या था? पहला था जब प्लांट सेम है तो उसके दो अलग अलग फ्लावर्स हैं, इसको दूसरे फ्लावर तक ट्रांसपोर्ट होना है, ठीक है। ये आपका पहला टाइप था क्रॉस पॉलिनेशन का। सेकेंड क्या था? दो अलग अलग जगह पर सिचुएटेड प्लांट्स हैं, ठीक है। ये था आपका क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन या टाइप ऑफ पॉलिनेशन के बाद भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो कि है
एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। देखिए, जब आप एनसीईआरटी से इस चैप्टर को रीड करेंगे या इस पर्टिकुलर टॉपिक को रीड करेंगे, आपको ब्रीफ में सारी चीजें मिल जाएंगी, बट आपको हेडिंग वाइज सारी चीजें नहीं मिलेंगी। तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो दैट नोट डाउन व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू यू, पॉज द वीडियो एंड आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, वापस आते हैं। मैं आपसे बोल रही थी कि पॉलिनेशन का एक और मेजर पार्ट है, क्या है? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। क्यों एजेंट इतने इंपॉर्टेंट है? ठीक है, क्यों एजेंट इतने इंपॉर्टेंट है? अगर एजेंट्स ही नहीं होंगे तो पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन में 80% चांसेस हैं कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है इजिली, बट व्हाट अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन? ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में विदाउट एजेंट्स ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी दो टाइप के एजेंट ऑफ पॉलिनेशन हो सकते हैं। सबसे पहला टाइप है बायोटिक, ठीक है, और सेकेंड टाइप है एबायोटिक। बायोटिक एजेंट्स एंड एबायोटिक एजेंट्स, ऑलराइट। आपको सबको पता होगा, आप हमेशा से पढ़ते चले आ रहे होंगे, बायोटिक मीन्स लिविंग एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स में क्या आते हैं आपके? बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें आती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह भी कभी कभी। तो बायोटिक में ऐसे एजेंट्स आपको पता है, बर्ड्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, बीज हैं, ये किसी फ्लावर में बैठती हैं, उन फ्लावर से पॉलन ग्रेन को अपने पास चिपका लेती हैं, ठीक है, और जब किसी दूसरे फ्लावर पर जाकर के बैठती हैं तो उन पॉलन ग्रेन्स को ड्रॉप कर देती हैं, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन यानी बायोटिक। अब एबायोटिक में क्या आता है? एबायोटिक में आपका विंड, वाटर, सॉयल, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। हवा चलती है, ऑब्वियसली पॉलन ग्रेन एक पाउडरी सब्सटेंस होता है, ठीक है, तो पाउडरी सब्सटेंस अगर हवा चलेगी तो ऑब्वियसली उड़ जाएगा, ठीक है, और एक जगह से जाकर के दूसरी जगह बैठ जाएगा, उसे कोई फ्लावर मिलेगा, अगर सेम तरीके का फ्लावर मिल रहा है तो वो फर्टिलाइजेशन कर लेगा, ठीक। ये अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। आप अगर कोई रेफरेंस बुक पढ़ेंगे आपको उसी में मिलेगा ये टॉपिक, और वो भी कुछ ही बुक्स में मिलेगा, बट आपकी एक पूरा सिनेरियो मेंटेन करने के लिए वो चीज पढ़ना जरूरी है। मैंने यहाँ पर नोट भी नहीं किया है बिकॉज मैं अभी बेस एनसीईआरटी को लेकर के चल रही हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जो भी पॉलन ग्रेन्स हैं उनमें जिस टाइप का भी पॉलिनेशन होता है, ठीक, तो उस टाइप के पॉलिनेशन के बेसिस पर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। मैंने क्या बोला शायद आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, मैं एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। सपोज दैट कोई पॉलन ग्रेन है जिसका पॉलिनेशन विंड के थ्रू होना है, ऑलराइट। तो विंड के थ्रू अगर किसी पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन होना है तो उसकी कुछ अपनी डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। जैसे अगर हमें कोई चीज हवा में उड़ानी है तो उसके लिए पहली बात तो उस पर्टिकुलर चीज का लाइट वेट होना जरूरी है, उसका वेट लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, वो फेदरी होगा, अगर वो पर्टिकुलर चीज फेदरी है तो उसे उसे उड़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। अगर वो चीज नॉन स्टिकी है तो उसे और ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो ये कुछ हर एक टाइप के पॉलिनेशन के हिसाब से उन पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आई गेस अब आपको मेरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद जैसे विंड से पॉलिनेटेड होने वाले पॉलन ग्रेन्स की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसी तरह बाकी सबकी भी हैं, ठीक है। जैसे जो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होगा जिन पॉलन ग्रेन्स का, वो स्टिकी इन नेचर होंगे, ठीक है। स्टिकी इन नेचर क्यों होंगे? अगर उनका नेचर स्टिकी नहीं होगा तो किसी भी इंसेक्ट के पैरों में चिपकेंगे नहीं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, और आप इसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक या कहीं से रीड करने की जरूरत नहीं है, आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को खुद से पता कर सकते हैं थोड़ा सा सोच करके, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप ये इसको पढ़िएगा, इनके हिसाब से इनके पॉलन ग्रेन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को खुद से सोच करके कहीं नोट डाउन करिएगा, ठीक है।
इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिया नहीं गया है इसलिए मैंने यहाँ पर इसे बता दिया। चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको जो भी उतनी देर से बता रही हूँ मैंने पहले इसकी कैटेगरीज इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा पहले मैं आपको इसको डिटेल में समझा दूं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। फ्लावर जब हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसे हमने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया था, जैसे एक सीक्वेंस वाइज मैं आपको अब बताने जा रही हूँ कि उनका सीक्वेंस क्या है। उनका सीक्वेंस है, सबसे पहला होता है आपका पॉलिनेशन। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा, ट्रांसफरिंग ऑफ गैमेट्स नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, रिप्रोडक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले होता है आपका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के टाइप्स, पार्ट्स, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन या मोड ऑफ पॉलिनेशन मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं यहाँ पर। तो पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन के बाद क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, वो मैंने आपको समझा दिए कैसे होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, क्या सब टाइप्स होते हैं। ठीक है, या कितने टाइप के कितने टाइप के आपके फ्लावर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, प्लीज याद रखिएगा। और आपके लिए मैं एक होमवर्क बता रही हूँ कि यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल के लिए इनको छोड़ करके भी काफी सारे टर्म्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं, उन टर्म्स को भी आपको जानना जरूरी है। मैं इस लेक्चर में आपको वो एज अ होमवर्क दे रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो बता दूंगी, बट आप कोशिश करिएगा खुद से ढूंढने की। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बोर्ड में जो आपकी बुक्स में दिया रहता है वो टर्म ना पूछ करके उसी का सिनोनिम पूछ लेते हैं। ठीक है, और आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आप कोशिश करें, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर किसी एक चीज के और सारे नाम भी हैं तो आप उन पे भी थोड़ा सा एक दो बार उसकी रीडिंग कर लें। ठीक, अब आते हैं फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, किसी भी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, किसी भी बॉडी में जो चेंजेस होंगे उन्हें हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ये ह्यूमन बींग्स में भी होता है और फ्लावरिंग प्लांट्स में भी होता है। ह्यूमन बींग्स वाला हम पढ़ेंगे डिटेल में जब अभी आगे इसके हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या क्या हो सकते हैं, आप आई गेस आप बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है, सीड्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और ये तो मेजर पार्ट है ना रिप्रोडक्शन के। अगर हमें फ्रूट्स या सीड नहीं मिलेंगे तो रिप्रोडक्शन होने का कोई फायदा है नहीं है। वेरी गुड, तो सीड्स का डेवलपमेंट हुआ, फ्रूट्स का डेवलपमेंट हुआ, एंड व्हाट अबाउट अदर पार्ट्स, अदर पार्ट्स का क्या हुआ। ठीक है, अदर पार्ट्स क्या होते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, पत्तियां एंड द पेटल्स ऑफ फ्लावर गेट फॉल ऑफ, वो गिर जाते हैं क्योंकि अब उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, क्या होता है जब उसके बाद फिर से उनमें सीजन होता है, फिर से उनकी नई पत्तियां या नए फ्लावर होते हैं, फिर से उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, फिर से पूरा साइकिल रिपीट होता है और फिर से उसमें नए फ्लावर्स या नए सीड या और नए फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है। और ये साइकिल कंटिन्यूअसली जितना भी लाइफ टाइम होता है किसी एक पर्टिकुलर प्लांट का, उनमें चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है आपका, फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया, सीड या तो फ्रूट, यही आपके फाइनल प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेन रीजन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट होने का। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ये जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिले इनमें सबसे मेजर दो ही हैं, कौन कौन से हैं, सीड एंड फ्रूट। सीड के बारे में पढ़ लेते हैं। सीड का जो फॉर्मेशन है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवम होता है। ठीक है, ओवम जो होता है, आई एम रियली सॉरी मैंने यहां पर सीड लिख दिया था। जो ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है, ओव्यूल से ही आगे चल करके फॉर्मेशन होता है सीड का। ठीक है, अभी हम इसमें सीड का भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है बट मैं आपको बताऊंगी क्योंकि आपको जानना जरूरी है, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा ही बताऊंगी। ठीक है, तो ओव्यूल से डेवलपमेंट होता है सीड का। ठीक है, सीड ही एक एज अ रिजर्वोयर काम करता है। आपको सबको पता होगा कि हम जब किसी भी सीड को सो करते हैं तभी उससे नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। हाँ, वो बात अलग है, हमने और बहुत सारी ऐसी आर्टिफिशियली की जाने वाली टेक्निक्स पढ़ी हैं पिछले वीडियो में जो कि इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करती हैं, बट अगर हम नेचुरली देखें तो नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट प्लांट पाने का क्या तरीका है, बीज। अगर बीज नहीं होंगे तो नई
जनरेशन का डेवलपमेंट नहीं होगा प्लांट्स में। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका सीड। उसके बाद हम देखते हैं, हाँ, सीड के दो पार्ट्स और होते हैं, सीड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्लिम्यूल एंड रेडिकल। ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी यहीं पर। प्लिम्यूल क्या है? प्लिम्यूल सीड का अपर पार्ट है, रेडिकल सीड का लोअर पार्ट होता है, ठीक है। और प्लिम्यूल से जनरली शूट का डेवलपमेंट होता है और रेडिकल से जनरली रूट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। प्लिम्यूल गेट डेवलप्ड इनटू द शूट ऑफ द प्लांट, शूट, एंड रेडिकल गेट्स डेवलप्ड इनटू द रूट ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब आते हैं फ्रूट पे। फ्रूट है जो कि आपका बहुत सारे इसके तो यूजेस हैं, बहुत सारे फ्रूट्स आप लोगों को पसंद भी होंगे, सबको पसंद होते हैं। प्लस फ्रूट्स में ही बीज भी होते हैं, बीज का काम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फ्रूट्स क्या होते हैं? फ्रूट फर्टिलाइजेशन के टाइम जो ओवरी होती है और वो किस में चेंज हो जाती है? फाइनल जाकर के फ्रूट में, ठीक है। तो फ्रूट में चेंज हो गई। अब क्या हुआ? जितने पार्ट्स किसी दूसरे पार्ट्स में चेंज हो गए वो तो प्रोडक्ट बन गए, बट जितने रिमेनिंग पार्ट्स बचे, लीव और वॉटेवर जितनी भी चीजें बची, वो क्या होती हैं? वो झड़ जाती हैं, वो फॉल ऑफ हो जाती हैं, क्योंकि अब उनका कोई काम नहीं रह गया। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब पतझड़ का मौसम आता है यानी ऑटम सीजन आता है, उसमें जो पत्तियां गिरती हैं वो बिल्कुल फ्रेश लीफ जैसी नहीं लगती, यानी उनमें ग्रीनरी नहीं रहती, वो पेल येलो और येलो कलर की हो जाती हैं। क्या कोई बता सकता है ऐसा क्यों? ठीक है, आप थोड़ा सा जानकारी करने की कोशिश करिएगा, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिएगा। आप सबके पास फोन है, टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, उसका थोड़ा सा यूज किया करिए। देखिए, सिर्फ बुक में जो चीजें दी गई हैं वो तो आप पढ़ते ही हो, आपको पढ़ना ही है, ठीक है। लेकिन आप अपने आसपास अगर कोई ऐसी एक्टिविटी नोटिस कर रहे हो, कोई ऐसी चीज नोटिस कर रहे हो जो आपको ऐसा लग रहा है कि यार इस बारे में तो आई गेस किसी को नहीं पता होगा या किसी ने सोचा नहीं होगा, तो उसका आंसर आप ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज आपका ये जो हैबिट डेवलप होगा इस चीज का, या ना क्यूरियोसिटी का जो हैबिट डेवलप होगा, वो एकेडमिक्स में तो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा ही दिलाएगा, साथ ही यही नॉलेज है जो आपका, आप अगर किसी कंपटीशन में आगे बैठते हैं तो वहां पर काम आएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो वो क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उस पत्ती को झड़ जाना होता है। तो उस पत्ती में या उन पत्तियों में क्या होता है, बहुत सारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो सारे आकर के एक्यूमुलेट हो जाते हैं, क्योंकि प्लांट को भी पता है कि अब उस पत्ती का या लीफ का कोई काम नहीं और उसे फाइनली शेड ऑफ होना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उस पत्ती में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है आसपास का वो सारा जाकर के एक्यूमुलेट हो जाता है, फाइनली वो जो लीफ है वो फॉल ऑफ हो जाती है, ठीक है। आई गेस आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से अभी समझ में आ गया होगा, एक आपका माइंड मैप क्रिएट हो गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और मैंने ऑलमोस्ट आपका 40 से 50% चैप्टर आपको इस इंट्रोडक्शन में ही कवर कर दिया है। तो अगर प्लीज़ इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले अगर आप इन इंट्रोडक्शन को ठीक से पढ़ लेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे, तो आपको चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आएगी आपको प्रॉब्लम। उसके बाद मैं आपसे कुछ जनरल चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ, वो ये हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या है, क्यों है, आपको सबको पता है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस रिपीट कर रही हूँ, आप प्लीज़ इनके आंसर्स आप खुद से सोचिएगा, क्योंकि आपने लेक्चर अच्छे से दिया है तो आपको ये आंसर्स आने चाहिए अब, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्यों है, कैसे होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन इन हेयर, क्यों हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, प्रायोरिटी दोनों की इक्वल है, लेकिन बेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पता होना चाहिए, सारे टाइप्स विद एग्जाम्पल। और आप हर एक टाइप्स जब पढ़ें तो अगर आपको एग्जाम्पल्स याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो कोशिश करें कि आप उनके, जो आप डेली बेसिस पर जिन चीजों को देखते हैं उनको उन एग्जाम्पल में इंक्लूड करने की कोशिश करें, जिनसे आपको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर आपने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हाँ, और उधर आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड टिश्यू कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब आपको आनी चाहिए। फिर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ह्यूमन बींग्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़े डिटेल में।
और डिटेल में मैं आगे कवर करूंगी। उसके बाद आपने पढ़ा कि क्या इंपॉर्टेंस है, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद हम आ गए फ्लावरिंग प्लांट्स पे। फ्लावरिंग प्लांट्स का क्या है कि कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, मेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, इनको कितने टाइप के सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर हमने पढ़ा अबाउट पॉलिनेशन, टाइप ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ऑलराइट। और इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिनेशन तो आई गेस आपको अभी तक क्लियर हो ही गई होगी, मैंने कई बार रिपीट कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं फाइनल, यानी व्हाट अबाउट द रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होता है आपका, हम पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में, जिसमें कि सीड का, फ्रूट का, अदर अदर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, और अनवांटेड पार्ट जो रिमेनिंग रह जाते हैं वो सीधा फॉल ऑफ हो जाते हैं, और उसके बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट जो चाहिए होता है वो मिल जाता है, ठीक है। आई गेस आज के लिए इतना ही। ये पूरा आपका इस चैप्टर का रिप्रोडक्शन था, सॉरी इस रिप्रोडक्शन चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन था। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या समझाना चाह रहे हैं इस चैप्टर से आपको, ठीक है। क्यों ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए है क्योंकि ये हमारी लाइफ से कनेक्टेड एक चीज है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।